क्लाइंट साइड पे जो टास्क हम परफॉर्म करते हैं उसके लिए जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं वो क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस कहलाती हैं, और सर्वर साइड टास्क परफॉर्म करने के लिए जो लैंग्वेजेस हम इस्तेमाल करते हैं वो सर्वर साइड लैंग्वेजेस कहलाती हैं। तो हमने ये कहा था कि भाई इस कोर्स के अंदर एक्चुअली पहले हम क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस देखेंगे और फिर उसके बाद हम सर्वर साइड लैंग्वेज में ASP.NET को इस्तेमाल करते हुए ASP.NEट वेब फॉर्म, MVC और कोर MVC ये कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो जनाब अब हम आज की क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो HTML है, और HTML को ही हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो उसके लिए जनाब जो टूल हम इस्तेमाल करने वाले हैं तो देखिए, मैं यहाँ से गूगल पे जाके लिख रहा हूँ डाउनलोड विजुअल स्टूडियो। अच्छा, ये काम जो हम करने जा रहे हैं तो ये काम हम बहुत सारे टूल्स में कर सकते हैं। HTML तो आप नोटपैड पे भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी से इसको यूज़ करने का जो मकसद है वो ये है कि थोड़ा सा इस टूल से हम फेमिलियर हो जाए, हमें अंदाज़ा हो जाए कि इसमें कोडिंग वगैरह प्रोग्रामिंग किस तरीके से होती है, थोड़ा सा यूज टू हो जाए। ASP.NET के लिए ये बेस्ट अवेलेबल टूल है, ठीक है। जो बाकी लैंग्वेजेस में हम डेवलपमेंट करेंगे उसके लिए आप कोई और टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ASP.NET पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट अवेलेबल टूल है। तो अभी से इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अभी इसको अगर मैं डाउनलोड पे चला जाता हूँ विजुअल स्टूडियो, तो यहाँ पे मुझे मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड विजुअल स्टूडियो में 3 ऑप्शन है, कम्युनिटी, प्रोफेशनल एंड एंटरप्राइज। तो आप सिंपली कम्युनिटी डाउनलोड कर लें। ये मैंने ओरिएंटेशन की वीडियो भी अपलोड करी थी ग्रुप पे, जो लोग नहीं देख सकें तो दोबारा शेयर कर दूंगा। उसमें मैंने डिटेल से इंस्टॉलेशन के बारे में बता दिया था। तो आप इसको जब इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा। अब उसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है उसके लिए जनाब, विजुअल स्टूडियो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे पास कम्युनिटी नहीं बल्कि कम्युनिटी है ही, बल्कि मेरे पास है इस वक्त, तो वो मैंने यहाँ इंस्टॉल किया हुआ है। तो उसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास जनाब स्क्रीन ओपन हो गई है और आपको विजुअल स्टूडियो 2022 का ये फर्स्ट पॉपअप नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ से मैं क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे आपको बेस्ड ऑन योर इंस्टॉलेशन, क्योंकि हो सकता है आपने विजुअल स्टूडियो के अंदर बहुत सारे ऑप्शन सेलेक्ट किए हों। तो हमने अगर ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किए तो स्टिल पहली दफ़ा जब ये रन होगा तो बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं वो ये डिस्प्ले करेगा। तो आपने सिंपली यहाँ से जो है वो ASP, अच्छा अभी ASP.NEट पे तो हम काम कर नहीं रहे हैं, अभी तो HTML पे काम कर रहे हैं। तो मैं ASP.NEट पे क्या जा रहा हूँ, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे हमें ASP.NEट पे ही काम करना है। तो अभी से ज़रा हम यूज टू हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू ASP.NEट। तो आपने यहाँ से जनाब ASP.NEट वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। समझ में आ रही बात? इसको मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। इस एप्लीकेशन का कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ वर्क फर्स्ट ASP वेबसाइट। इसको हम डेस्कटॉप पे क्रिएट कर लेते हैं। फिर ये कि जो भी लेटेस्ट वर्जन है यहाँ पर वो आप सिलेक्ट कर लें। जैसे मेरे पास ये आ रहा है, आपके पास कोई और आ रहा है, वो सिलेक्ट कर लें और इसको क्रिएट कर लें। अच्छा, यहाँ फर्दर आपको बहुत सारे और ऑप्शन नज़र आएंगे, वेब फॉर्म, MVC, वेब API, सिंगल पेज एप्लीकेशन। यहाँ से हम सिर्फ एम्प्टी सेलेक्ट करेंगे। एम्प्टी का मतलब है बिल्कुल ही खाली वेबसाइट होगी, हर चीज़ स्क्रैच से बनानी होगी। तो हम इसलिए यहाँ से क्या सिलेक्ट कर रहे हैं,
एम्प्टी सेलेक्ट कर रहे हैं और ये मैंने इसको क्रिएट कर लिया। तो ये हमारे पास ASP.NET की वेबसाइट क्रिएट हो गई। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर? पहली दफ़ा में थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन एक आध दफ़ा जब आप दोबारा इसको ओपन करेंगे तो फिर इतना टाइम मिलेगा। अभी फ़िलहाल ये जो वेबसाइट बनी है इसमें कुछ भी नहीं है, एम्प्टी वेबसाइट है, खाली है बिल्कुल। और इसमें हमें ASP.NET रिलेटेड कुछ करना भी नहीं है। पहला काम तो मैं ये करता हूँ कि इसके अंदर ऑप्शंस में जाके ज़रा इसका लुक डिफरेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लाइट कर दिया ताकि वो ज़रा क्लियरली नज़र आ जाए आपको, क्योंकि ये प्रोजेक्टर के ऊपर रेजोल्यूशन थोड़ी डार्क जो है ना वो क्लियर होती नहीं है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे ये जो वेबसाइट बनी है तो हुआ क्या एक्चुअली कि ये डेस्कटॉप पे फोल्डर बन गया अवर फर्स्ट ASP.NET वेबसाइट, और इसके अंदर कुछ चीज़ें मौजूद हैं। इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। फ़िलहाल हमारे पास ये ओपन हो गया है, ये कहलाता है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, ये प्रॉपर्टीज़ विंडो है। अभी इस वेबसाइट के अंदर जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, हमें सिंपल इसमें HTML ऐड करनी है। तो वो हम कैसे ऐड करेंगे? HTML का पेज, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा वेबसाइट के नाम के ऊपर, यहाँ से जाऊँगा ऐड, और ऐड से जनाब मैं न्यू आइटम पे सिलेक्ट करूँगा। यहाँ वैसे डायरेक्ट HTML पेज का ऑप्शन होगा, लेकिन आप यहाँ से न्यू आइटम पे ही जाएं। बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, यहाँ से आप HTML पेज सिलेक्ट करें, नाम इसका कुछ भी रखते हैं, एक्सटेंशन HTML रहनी चाहिए, और इसको ऐड करवा दें। तो ये एक HTML पेज यहाँ ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर कोडिंग तो हम करते हैं, थोड़ा सा HTML के ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये तो मैंने सिंपल आपको विजुअल स्टूडियो के बारे में बताया। HTML है जनाब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक्चुअली इसका जो नाम है वो इसलिए है, किसी ने नाम रखा नहीं है इसका, बेचारी का खुद ही रख लिया गया HTML। ये इसके फीचर्स हैं, इसके अंदर हम लिंक्स बना सकते हैं। वो लिंक्स जो है ना वो हाइपर लिंक्स कहलाते हैं, और वो जो टेक्स्ट होता है जो एज अ लिंक आपको नज़र आता है वो हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। तो इस लैंग्वेज के अंदर हाइपर टेक्स्ट बनाने की कैपेबिलिटी है, लिहाजा इसको हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज कहा कहते हैं। फिर हर वो लैंग्वेज जिसके अंदर टैग्स का इस्तेमाल है ये कहलाते हैं टैग्स। तो हर वो लैंग्वेज जिसके अंदर टैग का इस्तेमाल है वो मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, जैसे XML भी मार्कअप लैंग्वेज है, XHTML भी मार्कअप लैंग्वेज है, XAML भी मार्कअप लैंग्वेज है। हर वो लैंग्वेज जिसमें टैग्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो मार्कअप लैंग्वेज है। तो इसमें भी टैग्स इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा इस लैंग्वेज को हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, इसका काम बड़ा सिंपल है, इस और हल्की फुल्की सी ये लैंग्वेज है, आसान तरीन लैंग्वेज है। इसका काम सिंपल ये है कि कोई भी जो कंटेंट है, टेक्स्ट है, उसको ब्राउज़र पे डिस्प्ले करना है। ये वो लैंग्वेज है जिसको ब्राउज़र जानता है, अंडरस्टैंड करता है। तो इस लैंग्वेज के थ्रू आप ब्राउज़र से बातचीत करते हैं और ब्राउज़र को बताते हैं कि उस पर क्या डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं ये जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज टेक्स्ट लिखा हुआ है ये मैं ब्राउज़र पे डिस्प्ले करवाऊँ, तो ऐसा नहीं है कि मैंने ब्राउज़र ओपन किया, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर क्रोम ओपन करता हूँ और क्रोम ओपन करने के बाद उस पर जनाब लिखना शुरू हो जाऊँ और वो क्या करे कि जो कुछ भी मैं लिखूँ वो आउटपुट पे डिस्प्ले कर दे। ऐसा हो नहीं सकता। क्रोम जो है ना वो इस तरह नहीं करता कि आप जो है ना यहाँ पे कुछ भी लिख दें डायरेक्ट इसके ऊपर, या आप किसी भी ब्राउज़र के ऊपर आप लिख दें।
तो अब उसके लिए जनाब आपको करना ये पड़ेगा कि HTML के थ्रू आप ब्राउज़र से बातचीत करेंगे। सही है। अब HTML जो है वो एक्चुअली इसमें जो चीज़ें होती हैं ना वो कहलाते हैं टैग्स। टैग्स क्या होते हैं? ये HTML का ओपनिंग टैग है और ये HTML का क्लोजिंग टैग है। ठीक है। और इन टैग्स के दरमियान मजीद टैग्स हो सकते हैं और टैग के जन्म आप कुछ एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। तो HTML के अंदर हम सिंपली इन टैग्स के अंदर कुछ टेक्स्ट रखते हैं और इस फाइल को .html सेव करके जब ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो उस टेक्स्ट पर वो जिस टैग में है उसका इफेक्ट अप्लाई होकर हमें नज़र आ जाता है। मिसाल के तौर पे देखें यहाँ पर ये HTML का टैग है। इसमें दो टैग हैं, एक है हेड और एक है बॉडी। हेड और बॉडी क्या चीज़ है कि अगर आप ब्राउज़र को देखें तो ब्राउज़र जो होता है, ब्राउज़र जनाब इसमें दो पोर्शन होते हैं। एक तो इसका ये हेड एरिया होता है और ये इसका वाइट एरिया होता है। ये वाइट एरिया ये बॉडी है और ऊपर जो ये एड्रेस बार है, टाइटल बार है, ये सब हेड है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं करता ही हूँ कि हेड के अंदर, टाइटल के अंदर मैं लिख देता हूँ वेलकम टू HTML और ये मैंने इसको सेव कर लिया। और सेव करने के बाद इसको रन कैसे करेंगे? बहुत सारे तरीके। मैं अभी जो तरीका बता रहा हूँ वो ये है कि ये जो फोल्डर है इसमें चले जाएं आप, जो हमने बनाया था। इसके अंदर ये आपको फाइल नज़र आ रही है, इस पर सिंपली आप डबल क्लिक कर दें, आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ही ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो अभी आउटपुट पे क्या नज़र आ रहा है आपको? हाँ, टाइटल में लिखा हुआ है वेलकम टू HTML। ये टाइटल बार में लिखा था तो ये टाइटल में नज़र आ गया। अगर मैं ये बॉडी में लिख दूँ, ठीक है, वेलकम टू HTML, तो आपको ये बॉडी में लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। सही है। ये HTML पेज 1.html है जो कि इस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। सही है। तो कोई भी टेक्स्ट ब्राउज़र पे डिस्प्ले करने के लिए आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी HTML। ठीक है। अच्छा, अब HTML में जो टैग्स होते हैं असल में वही हमें समझने होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के टैग्स होते हैं। कुछ सराउंडिंग टैग्स होते हैं जो ऐसे टैग्स होते हैं कि उनके अंदर मजीद टैग्स आ सकते हैं और कुछ सेपरेटिंग टैग्स होते हैं जिनकी मदद से आप एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे वेलकम टू HTML मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं यहाँ पर जो है ना वो कोई हेडिंग दिखाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं H1 का टैग इस्तेमाल करता हूँ। H1 स्टैंड्स फॉर हेडिंग 1। ठीक है। मैंने कह दिया जनाब फर्स्ट क्लास। तो अब आपको पेज के ऊपर एक हेडिंग नज़र आएगी, जो आउटपुट था हमारा उस पर एक हेडिंग नज़र आएगी, लिखा हुआ नज़र आएगा फर्स्ट क्लास। ये एज ए हेडिंग आपको नज़र आ रहा है। इसका टेक्स्ट बोल्ड हुआ है और फॉन्ट साइज भी बढ़ा हुआ है। फिर ये कि अगर आप वापस यहाँ पर आकर ये जो वेलकम टू HTML लिखा हुआ है इसके नीचे एक और हेडिंग इस्तेमाल कर दें और उसमें आपने लिख दिया सेकंड क्लास और उसमें आपने लिख दिया जनाब वेलकम टू CSS। अब जो आउटपुट आपको नज़र आएगा उसमें आपको दो हेडिंग्स नज़र आएंगी, फर्स्ट क्लास वेलकम टू HTML, सेकंड क्लास वेलकम टू CSS। तो ये दो हेडिंग्स हैं, H1 के नाम से आपने इस तरीके से इस्तेमाल कर लिया। ठीक है। तो आउटपुट आपको इस तरह नज़र आ रहा है। एक्चुअली HTML में करते क्या है हम कि टैग्स क्या क्या होते हैं हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अब टैग्स को अगर हम कैटेगराइज करें HTML के, तो तीन तरह के हमारे पास टैग्स होते हैं HTML में। एक तो होते हैं जिनको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स। इनका काम होता है टेक्स्ट को फॉर्मेट करना। मिसाल के तौर पे बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, कलर चेंज कर दिया, अलाइनमेंट चेंज कर दी। ठीक है। या जो फॉन्ट टाइप है वो चेंज कर दी। ये कहलाते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स और बहुत आसान हैं और ज़्यादातर जो लोग HTML जानते हैं वो इन्हीं टैग्स को जानते हैं और इनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इनके मुकाबले में एक और टैग्स होते हैं जिनको हम कहते हैं जनाब
स्ट्रक्चरिंग टैग्स। ये जनाब ऐसे टैग्स हैं जिनकी मदद से हम वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका स्केलेटन बनाते हैं। इसके लिए आप टेबल भी इस्तेमाल करते हैं और डिफ भी इस्तेमाल करते हैं विद CSS। फिर एक टैग्स होते हैं जिनको आप फॉर्म टैग कहते हैं, जिनकी मदद से आप यूजर से इनपुट ले रहे होते हैं। तो मेनली ये तीन तरह के टैग्स हैं HTML में। और HTML में वेबसाइट से रिलेटेड सारे काम नहीं होते हैं, कुछ लिमिटेड काम होते हैं, बाकी काम हम दूसरी लैंग्वेजेस की मदद से कर रहे होते हैं। तो वेबसाइट के अंदर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और कोई ना कोई सर्वर साइड लैंग्वेज सब मिलकर एक वेब पेज बनाते हैं। तो उसमें HTML का जो पार्ट है वो आज हम देखने की कोशिश करेंगे। पहले थोड़े से डिस्कशन कर लेते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स के ऊपर। आसान आसान से टैग्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक HR लगा देता हूँ, तो आपको आउटपुट के ऊपर इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल रोल बना हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए मैं कुछ टैग्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक डिफ का टैग लगा दिया और मैंने कह दिया इसके अंदर दिस इज आवर फर्स्ट डिफ। ठीक है। आउटपुट पे आपको नजर क्या आएगा जनाब, लिखा हुआ नजर आ जाएगा दिस इज अवर फर्स्ट डिफ। ठीक है। अच्छा, फिर मैं करता ये हूँ कि इस डिफ के नीचे एक और डिफ बना देता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और डिफ बन गई, फिर इसके नीचे मैंने तीसरी डिफ बना दी, तो यहाँ पर 3 डिफ्स बन गए। ठीक है। आउटपुट पे आपको 3 अलग अलग लाइनों में 3 डिफ्स नजर आ रही होंगी, फर्स्ट डिफ, सेकंड डिफ, थर्ड डिफ। एक खास बात जो आप नोट करेंगे वो ये है कि जब भी कोई डिफ एंड होती है और दूसरी शुरू होती है तो नेक्स्ट लाइन से शुरू होती है। ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे मैं करूं ये कि ये डिफ का टैग हटा दूं, तो क्योंकि डिफ का टैग नहीं होगा तो ब्राउजर की समझ नहीं आएगा, वो इसको सिंपल टेक्स्ट समझेगा और उसको सेम लाइन में डिस्प्ले कर देगा। उसकी समझ नहीं आएगा कि लाइन ब्रेक करनी है कि स्पेस देना है। तो डिफ का मकसद ये भी होता है कि दो डिफ्स के दरमियान लाइन ब्रेक हुई हुई होती है, डिफरेंट डिवीजन होता है वेब पेज का। फिर ये कि आप चाहें तो डिफ की जगह और भी टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर HR करके एक और टैग इस्तेमाल कर रहा हूँ और वो वाला जो टैग है उसको हम कह देते हैं जनाब P टैग, पैराग्राफ। तो मैंने एक पैराग्राफ बना दिया, तो यहाँ पर हम P लिख देते हैं। अब नतीजा क्या होगा कि आपको यहाँ पर 3 पैराग्राफ्स बने हुए नजर आएंगे। ये 3 डिव हैं और ये 3 पैराग्राफ हैं। दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है? 2 पैराग्राफ जब हम बनाते हैं वेब पेज पे तो उनके दरमियान एक एक्स्ट्रा लाइन का स्पेस होता है, लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम डिव्स बनाएं तो डिव्स में कोई स्पेस नहीं होता। अच्छा, अब ये दोनों का डिफॉल्ट बिहेवियर है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि एक्चुअली जब आप इस्तेमाल करते हैं पी को तो आप चाहिए रहे होते हैं कि लाइन का ब्रेक आए, और अगर आप चाहते हैं कि ब्रेक ना आए तो आप फिर डिव इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। तो असल में HTML सीखने का मकसद यही होता है कि आपको ये समझ आ जाए कि इस टैग का क्या इफेक्ट होगा, इस टैग की वजह से होगा क्या। ठीक है, सही है। कोई सवाल हो तो पूछ लेना भाई। अच्छा, फिर मुख्तलिफ किस्म के टैग्स हैं, जैसे एक HR में यहाँ पर और लगा रहा हूँ। हेडिंग्स का जो हमने देखा था, तो हेडिंग हमारे पास 1 है, मुख्तलिफ हेडिंग्स होती हैं। आप फ्रॉम H1 टू H6 तक जा सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा हेडिंग 1 और फिर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर आप चाहें तो हेडिंग 6 तक जा सकते हैं। तो HTML आपको प्रोवाइड करते हैं। नतीजा ये होगा कि आप देखेंगे कि ये तो है जनाब हेडिंग 1, ये हेडिंग 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो 6 हेडिंग्स तक आप जा सकते हैं और 6 की 6 हेडिंग्स में होगा ये कि मैं बेटा स्पेस नहीं लेकर आया, वो पैराग्राफ का ही बिहेवियर है। ठीक है, जब भी हम 2 पैराग्राफ इस्तेमाल करते हैं तो वो खुद ब खुद ही एक एक्स्ट्रा स्पेस कर देता है। डिव करेंगे तो वो नहीं करेगा।
सही है। तो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। अब देखिए लाइन भी ब्रेक हो रही है और फॉन्ट साइज भी कम होता चला जा रहा है। तो जो हेडिंग आप इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे। अच्छा, इसमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि कब हेडिंग इस्तेमाल करनी है। तो देखें, अगर जैसे मेरे पास वेब पेज के अंदर दो हेडिंग्स हैं, एक है हेडिंग 1 और एक है हेडिंग 2, तो वो दोनों H1 होंगी, क्योंकि दोनों सेम हेडिंग्स हैं। जैसे मेरे पास एक पेपर है, उसमें जो है ना वो एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है और एक जो है ना वो हिस्ट्री का पैराग्राफ है। इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री दोनों का सेम ही फॉन्ट होगा। सही है। अच्छा, इंट्रोडक्शन के अंदर कोई हेडिंग आ गई, मिसाल के तौर पे 1.1, तो 1.1 की हेडिंग हेडिंग 2 होगी। हेडिंग के अंदर जो हेडिंग होगी वो H2 आएगी। और अगर उसमें मल्टीपल, मिसाल के तौर पे हैं, जैसे एक 1.2 भी है, तो वो भी हेडिंग 2 ही होगी, क्योंकि वो हेडिंग 1 के अंदर है। बात समझ में आ रही मेरी? सब हेडिंग है। अच्छा, फिर अगर हेडिंग 1.1 के अंदर भी कोई हेडिंग होगी, जैसे कि 1.1.1, तो वो हेडिंग 3 होगी। ठीक है। और जी, मतलब कि आपने जो उसको से ड्राफ्ट से उसका एडिट किया है थोड़ा सा राइट साइड पर, तो आपने इसलिए किया कि हम देखते हैं सैटिस्फाई करें और मेरे ख्याल में ये करना जरूरी है। नहीं नहीं, ये आउटपुट पे तो वही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। कोडिंग में आप सिंपल छोड़ दें इसे, वो खुद ही हैंडल कर लेगा इसे। वैसे ये कोडिंग ऐसे ही होगी। ठीक है, लेकिन वो आपको समझाने के लिए मैंने कर दिया था। ठीक है। बहरहाल, क्योंकि वो उससे थोड़ा बात आपको क्लियर हो जाएगी, इसलिए मैंने कर दिया था। हेलो जी, वालेकुम सलाम। बगैर मेहरबानी होल्ड कीजिए। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि H2 हमारे पास जनाब वो आएगा 1.1 के अंदर। ठीक है। और H3 पर उसके अंदर आ जाएगा। अगर आपको उसके अंदर भी कोई हेडिंग चाहिए, जैसे 1.1.1.1, तो वो हेडिंग 4 होगी। तो जैसे ये H5 है, ये हेड H4 के अंदर आएगी, H6 के अंदर, H6 H5 के अंदर आएगा। ये जो 1.2 है ये H2 ही आएगी। अलबत्ता 1.2.1 ये एक्चुअली हेडिंग 3 होगी। बात समझ में आ रही मेरी? ठीक है। तो इतनी सब हेडिंग्स बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स में होती है। कोई पीएचडी का थीसिस लिख रहे होंगे तो उसमें H3 H4 तक की रिक्वायरमेंट होती है, तो H6 तक तो बहुत कम जा रहे होते हैं। तो इस वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं और मैक्सिमम 2, 3, 4 हेडिंग्स तक हम जा रहे होते हैं और वहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। बाकी आप इस्तेमाल करना चाहें तो कोई एरर तो नहीं आएगा, आप यूज़ कर सकते हैं। हेडिंग्स में भी बाय डिफॉल्ट लाइन ब्रेक का इफेक्ट होता है। जब आप दो हेडिंग्स बनाते हैं तो लाइन खुद ब खुद ब्रेक हो जाती है। ठीक है। जैसे अब ये H1 हमने लिया था, तो नेक्स्ट लाइन में आ रहा था वेलकम टू CHTML, तो हेडिंग में भी लाइन ब्रेक हो जाती है और पैराग्राफ में भी हो जाती है, डिव में भी हो जाती है। ठीक है। सवाल मुझसे पूछ लीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पर हैं, क्या चीज़ आपके दिमाग में चल रही है, मैं उसके हिसाब से आंसर कर दूंगा। तो जनाब, हेडिंग्स किस तरीके से इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और भी पेज ऐड कर सकता हूँ। सिंपली यहाँ पे गया मैं और यहाँ पे जाने के बाद मैंने एक और पेज ऐड कर दिया। इस तरीके से ये दूसरा पेज ऐड हो गया।
अब इसका आउटपुट मैं HTML पेज 2 का कैसे देखूंगा? जो भी जहां भी मैंने ये सोल्यूशन बना रखा है वहां पे जाकर सिंपली ये जो दूसरा पेज है इसको मैं ओपन कर दूंगा, तो जनाब इसका आउटपुट मुझे ब्राउजर के ऊपर नजर आ जाएगा HTML पेज 2 का। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ जनाब कि ये जो दूसरा पेज है ना, यहाँ पर अब मैं एक और टैग आपको बता रहा हूँ फॉन्ट का। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू वेब इंजीनियरिंग। फॉन्ट के टैग का वैसे कोई इफेक्ट नहीं होगा, आप आउटपुट देखेंगे तो एम्प्टी नजर आएगा आपको, लेकिन इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं फॉन्ट के, जैसे कि साइज का एट्रीब्यूट होता है इसमें। अगर मैं साइज 7 दे दूं, आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट आपको फुल साइज में नजर आएगा। मल्टीपल साइज आपके पास अवेलेबल होते हैं HTML में, जैसे 7 से लेके हम 1 तक जा सकते हैं। ये मैंने कर दिया 6, ये मैंने कर दिया 5, ये मैं कर दिया 4, 3, 2 एंड 1। अच्छा, अब एक चीज आप नोट ये करेंगे कि ये सब कुछ एक ही लाइन में नजर आ रहा है आपको, क्योंकि फॉन्ट अपवर्ड से कर लें वो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, होगा क्या कि ये सेम लाइन में नजर आ रहा होगा, लाइन ब्रेक नहीं होगी। हेडिंग में क्या होता है कि लाइन ब्रेक होती है, फॉन्ट में लाइन ब्रेक नहीं होती। ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर एक ऐसे करके HR बना दें लाइन ब्रेक, और इसी को आप रिपीट कर दें। आप यहाँ पे 1 कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें, 4, 5, 6 एंड 7। तो जो आउटपुट नज़र आएगा वो आपको इस तरीके का नज़र आएगा। ठीक है। अगर हम लाइन ब्रेक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप BR का टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेक, तो उससे लाइन ब्रेक हो जाती है। ये वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जब किसी टैग में ये कैपेबिलिटी नहीं होती, तो और अगर हमें लाइन ब्रेक करनी है तो हम ब्रेक इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देखें लाइन ब्रेक हो रही है और फॉन्ट साइज कम हो रहा है। ठीक है, सेम काम आप यहाँ भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ भी लाइन ब्रेक होगी और फॉन्ट साइज बढ़ रहा है। सही है। फिर फॉन्ट के टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट और होता है कलर का। आप इसमें कलर भी डिफाइन कर सकते हैं, तो नतीजे में टेक्स्ट का कलर जो है वो जो भी आपने रखा है वो आ जाएगा। जैसे दूसरा वाला जो है उसका कलर रेड हो गया, फिर जो तीसरा वाला है उसका कलर हमने ग्रीन कर दिया जनाब, उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। ठीक है। फिर एक और इसमें एट्रीब्यूट होता है जिसको हम कहते हैं फेस। वो क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉन्ट फैमिली जो होती है ना वर्ड के अंदर, वो आप फॉन्ट कोई भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, तो वो जो भी आप डिफाइन करेंगे वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, या आप टाइम्स न्यू रोमन अप्लाई कर दें, या कोई और फॉन्ट आपके पास इंस्टॉल है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस किस्म के डिफरेंट किस्म के टैग्स हैं जिनकी मदद से आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करके उसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, असल में वो आप H1 के टैग में अगर करना चाह रहे हैं तो H1 के टैग में कलर का एट्रीब्यूट नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि H1 का टैग है ना, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ना कलर, और मैंने लिख दिया ब्लू, और फिर मैंने इसका आउटपुट चेक किया, तो आप देखेंगे कि वो अप्लाई नहीं होगा। हाँ, स्टाइल में रख दूंगा लेकिन वो CSS पे आ जाएंगे ना। हाँ, अभी तो हम HTML देख रहे हैं, जब हम CSS पे आएंगे ना तो फिर उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। असल में कोशिश हमारी ये है कि आज की क्लास में हम स्पेसिफिक टू HTML होकर डिस्कशन कर लें, फिर अगली क्लास में CSS करेंगे और CSS विद HTML भी होगी, जाहिर सी बात है, तो वहाँ पर ये स्टाइल्स के ऊपर डिस्कशन होगा। अच्छा, जैसे सर अभी यार फॉन्ट का आपने फॉन्ट ओपन कोड ओपन किया था, वहाँ पे बार क्लोज किया था, जो बाकी जो चीज़ें आपने उसमें फॉन्ट के स्टार्ट में कोड के स्टार्ट में लगाई है, जैसे साइज, हाँ। साइज को तो आपने फॉन्ट के ओपन कर दिया, लेकिन फिर इसको क्लोज नहीं करेंगे। अच्छा, देखें ये तो टैग है,
तो ये ओपन होगा और क्लोज होगा, ओपनिंग टैग होगा और क्लोजिंग टैग होगा, ये एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट टैग का होता है और ये ओपनिंग टैग के अंदर लिखा जाता है। इसकी सिर्फ वैल्यू होती है, की वैल्यू पेयर होता है ये, इसका नाम होता है और इसकी वैल्यू होती है बस। एक ही दफा में अप्लाई होगा, इसके बाद उसका हाँ, ये आप यहाँ लिख देंगे तो वो पूरे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा जो उस टैग के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ ओरिएंटेशन में नहीं थे, तो मैं उनको बता दूं कि असल में ये पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है और मैकेनिज्म ये है कि आपने ये रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, आप जाके इसको रिकॉर्डिंग को घर से देख के ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कोई भी इशू हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर लीजिएगा, मैं उसको आंसर कर दूँगा। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा था आपको विद रिस्पेक्ट टू HTML के, HTML में ये टैग्स होते हैं और ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये सिंपल जस्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं, बहुत इजी टू यूज़ हैं और आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम थोड़ा सा जो है वो आगे चलते हैं और थोड़ा स्ट्रक्चरिंग टैग्स के ऊपर आ जाते हैं, जो कि थोड़ा सा रिलेटिवली बहुत सारे लोगों ने नहीं भी देखे होंगे और कुछ लोगों ने देखे होंगे तो शायद उनको इतना कॉन्सेप्ट ना हो। जी यार, आप बिल्कुल कोने पे बैठे हो, आप ऐसा करो सेंटर में आ जाओ। ठीक है, इससे ज्यादा ये जोन नहीं होगी। आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है? सेंटर में आ जाए। आप बिल्कुल कोने पे बैठ, जो सवाल पूछ रहे थे ना उनसे कह रहा हूँ। हाँ तो सेंटर में आ जाए, नजर आ जाए। आप बिल्कुल कोने पे बैठे हुए ना, तो आप जिस एंगल से देख रहे हैं उस एंगल की वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है। अच्छा जी, तो मैं आपसे कह रहा था कि HTML में 3 तरह के टैग्स होते हैं, फॉर्मेटिंग और फिर आ जाते हैं स्ट्रक्चरिंग टैग्स। अच्छा, स्ट्रक्चरिंग टैग्स क्या होता है इसको पहले समझ लें कि जो वेब पेज हम बनाते हैं ना, तो वेब पेज का पहले हमें बनाना पड़ता है स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है जनाब? ढांचा क्या होता है? अच्छा, एक्चुअली कोई भी जो एनिमल है ना, उसकी जो शेप डिफाइन करता है उसका स्केलेटन कहता है। यानी अगर आप में से किसी को मैं यहाँ खड़ा करूं और उसमें से स्केलेटन निकाल दूं तो क्या होगा? जो चीज बचेगी उसकी शेप क्या होगी? एक मिनट। अच्छा जी, तो मैं कह रहा था स्ट्रक्चरिंग स्केलेटन। तो होता क्या है कि अभी आपने देखा कि जैसे जैसे मैं टैग्स लगा रहा हूँ ना, तो वेब पेज के ऊपर एलिमेंट्स ऐड होते चले जा रहे हैं और वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? टॉप लेफ्ट से शुरू हो रहे हैं और नीचे आ रहे हैं और इसी तरीके से ऐड हो रहे हैं। लेकिन वेब पेज में आप देखते होंगे कि एक इमेज यहाँ पे लेफ्ट पे नजर आ रही है, एक राइट पे नजर आ रही है, एक जो है ना बॉटम पे नजर आ रही है, बीच में कोई इमेज जो है ना फ्लोट हो रही है और टेक्स्ट जहाँ नजर आ रहा है वहीं हो रहा है। तो अब किसी चीज को किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे दिखाना है, तो ऐसा नहीं होता कि हम वो एलिमेंट उठा के वेब पेज पे रख दें तो वो उस जगह नजर आना शुरू हो जाएगा, बल्कि उसके लिए हमें उसका बनाना पड़ता है स्केलेटन। उसके लिए जगह बनानी पड़ती है। तो उसकी जगह बनाने के लिए पहले हम इस्तेमाल करते थे फ्रेम्स, लेकिन फ्रेम्स अब इस्तेमाल नहीं होते क्योंकि वो सर्च इंजन को प्रॉब्लम होती है उसमें। तो फिर हम इस्तेमाल करने लगे टेबल्स। टेबल्स भी अब इस्तेमाल नहीं होते, अब डिव और CSS इस्तेमाल होती हैं, लेकिन वो फिर जब हम CSS पे आएंगे तो उस वक्त हम देख लेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि बाय यूजिंग टेबल्स हम किस तरीके से वेब पेज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं और साथ ही साथ कुछ HTML के टैग्स भी देखेंगे। तो मैंने एक सिंपल HTML का पेज बनाया, HTML पेज 3। इसका आउटपुट अगर अभी आप देखेंगे तो वो एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो बिल्कुल स्क्रैच से इसके अंदर हम कुछ चीज़ें बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला काम तो मैं ये करूँगा कि इसमें बना दूंगा जनाब एक अदर टेबल का टैग। ये कहलाता है टेबल। और टेबल का जो टैग है इसमें हम बना देंगे TR का टैग।
TR स्टैंड्स फॉर टेबल रॉ, ठीक है। इसके अंदर मैं बना रहा हूँ टेबल डेटा यानी TD का टाइप, और उसमें मैंने लिख दिया फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, ठीक है। आप आउटपुट चेक करेंगे तो इस तरह टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आएगा, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। अच्छा, अभी आउटपुट देख के लग नहीं रहा कि ये कोई टेबल है, ऐसा लग रहा है सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, सही है ना। तो हम क्या करते हैं कि टेबल के टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है, और बॉर्डर में दे देता हूँ 1, तब आपको टेबल की बॉर्डर नजर आना शुरू हो जाएगी आउटपुट के ऊपर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी जी, मैसेज पढ़ लिया मैंने। कौन सी डिग्री है? सही है। अच्छा, अच्छा इनसे कहें कि ये मुझसे ना कल 8th फ्लोर फैकल्टी रूम में आके मिल रहा है, फैकल्टी रूम में आके, 8th फ्लोर फैकल्टी रूम है 8th फ्लोर पे, वहाँ पे आके मुझसे मिलना है, मैं फिर इनसे डिटेल से बात कर लेता हूँ, ठीक। अच्छा जी, ओके। अच्छा जी, तो मैं कह रहा था आपसे कि फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, सही है। अच्छा, अब आपको बॉर्डर नजर आ रही है, ठीक है। अब मुझे इस रॉ के अंदर अगर एक कॉलम का इजाफा करना है तो सिंपली एक TD का मैं इजाफा कर दूंगा, ये हो जाएगी फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, 2 कॉलम हो गए, ठीक है। अब आपको अपने वेब पेज पे 2 कॉलम्स नजर आ रहे हैं, 100% रेजोल्यूशन पे ये कुछ इस तरह नजर आ रहा है आपको। ये जो टेबल है और ये जो कॉलम है, ये असल में उतनी ही जगह ले रहे हैं जितने इनके अंदर टेक्स्ट मौजूद है, लेकिन इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे टेबल के अंदर अगर मैं यहाँ जाके लिख दूँ ना विड्थ इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 600 पिक्सल्स, तो होगा क्या कि ये 600 पिक्सल्स जगह ले लेगा। अब ये 600 पिक्सल्स क्या चीज़ है? देखिए, हमारा जो स्क्रीन है ना, उसकी कोई ना कोई रेजोल्यूशन होती है। आप अगर चाहे यहाँ पे मेरी जो स्क्रीन है इस वक्त, ये मेरे पास विंडोज़ 11 है, तो थोड़ी सी सेटिंग डिफरेंट होंगी, आपके पास कुछ और होंगी, लेकिन अगर आप उसकी रेजोल्यूशन देखें, जैसे मेरे पास है 1920 बाय 1080। अब इसका मतलब ये है कि इसमें जो विड्थ है वो 1920 पिक्सल है और हाइट 1080 है, ठीक है। तो 1920 के अंदर 600 थोड़ा सा तकरीबन 1/3 है, ठीक है ना, 1/3 से भी थोड़ा कम है। तो इस वजह से जो आउटपुट है वो आपको इस तरह नजर आ रहा है। अच्छा, अगर आप इसको किसी दूसरी रेजोल्यूशन में देखेंगे जैसे 800 बाय 600, तो उसमें ये आपको बड़ा नजर आएगा, क्योंकि 800 के अंदर 600 का पोर्शन थोड़ा ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि डिफरेंट रेजोल्यूशन पे ये टेबल आपको स्क्रीन पे बड़ा नजर आएगा, छोटा नजर आएगा, मीडियम नजर आएगा, डिपेंडिंग ऑन योर रेजोल्यूशन। तो इस वजह से ज़्यादातर जो है वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये होती है हमारी, कि हम विड्थ वगैरह जो है ना वो पिक्सल्स में डिफाइन नहीं करते, स्पेशली जब हम टेबल को फॉर स्ट्रक्चरिंग पर्पस इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर सिंपल कोई लिस्ट वगैरह दिखानी है, 2 डायमेंशनल डेटा दिखाना है, तो उसके लिए तो हम विड्थ वगैरह फिर भी डिफाइन कर देते हैं। पिक्सल के अलावा जो दूसरा तरीका होता है ना, वो ये होता है कि आप विड्थ को जो है ना वो परसेंटेज में डिस्प्ले करते हैं। जैसे मैंने कह दिया 100%, जब हम 100% कर देंगे तो अब ये 100% ऑफ द पेज पे आ जाएगा। अब रेजोल्यूशन अगर कम ज्यादा होती भी है ना, तो ये खुद ही एडजस्ट कर लेगा। मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है। तो लिहाजा रिकमेंडेड यही है कि विड्थ हम नॉर्मली जो स्ट्रक्चरिंग टेबल्स होते हैं उनकी क्या रखते हैं, परसेंटेज में रखते हैं। चाहे 80% रख लें, चाहे 90% रख लें, चाहे 100% रख लें, ठीक है।
इसी तरीके से आप जो है ना वो हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं टेबल की। अब जैसे मैं कह देता हूँ जनाब 500 पिक्सल्स, तो होगा क्या कि टेबल की हाइट 500 पिक्सल हो जाएगी, सही है। लेकिन आप यहाँ भी चाहें तो 100% कर सकते हैं। अच्छा, अब ये परसेंट विद हाइट, इसके बारे में भी आपको बता दूं कि ये किसी ब्राउज़र पे चलेगा और किसी पे नहीं चलेगा। जैसे अभी यहाँ पर आउटपुट पे आप देख रहे हैं कि 100% का कोई आउटपुट नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन बाज़ ब्राउज़र्स ऐसे हैं उनके अंदर ये आपको 100% हाइट भी दिखा देगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप किसके लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं और क्या चल रहा है। आप चाहें तो 600 हाइट में पिक्सल्स डिफाइन करना वैसे इतना बड़ा मसला नहीं है, इसलिए कि होता क्या है कि जनाब अगर हमारी जो विड्थ है सपोज वो मैं दे देता हूँ 200, तो उससे क्या होगा, विड्थ अगर पेज की विड्थ पे ज़्यादा होगी तो वेब पेज पे ना एक स्क्रॉल बार नज़र आएगा जो कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होगा, और ये नज़र आना अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर मेरी विड्थ बहुत ज़्यादा हो जाती है, सॉरी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वेब पेज पे जो स्क्रॉल बार नज़र आएगा वो वर्टिकल स्क्रॉल बार आएगा। इसका आना कोई मसला नहीं है क्योंकि इसको माउस का व्हील हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। तो वर्टिकल स्क्रॉल बार आना इतना बड़ा इशू नहीं है, लिहाजा आप हाइट पिक्सल्स में डिफाइन कर लें, कोई ज़्यादा इसके अंदर जो है ना वो इशू नहीं होगा। अब तो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, स्क्रॉलिंग पे पेज चेंज हो रहा होता है, तो लिहाजा इतना बड़ा इशू नहीं है, आप हाइट पिक्सल्स में डिफाइन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई मेरी? हाँ भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो अभी हमने विड्थ कितनी रखी हुई है टेबल की और हाइट कितनी रखी हुई है? अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि टेबल की ये जो एक रॉ है इसकी हाइट कितनी है? जितनी टेबल की हाइट है। और इसकी विड्थ कितनी है? जितनी टेबल की। अच्छा, इसमें जो पहला कॉलम है उसकी हाइट कितनी है? हाइट पूछ रहा हूँ, हाइट वही है जो टेबल की है, और विड्थ कितनी है? हाँ, जब टीडी की बात करेंगे कॉलम की तो ब्राउजर ने ऑटोमेटिकली उसको हाफ हाफ डिवाइड किया हुआ है, 50-50%। बात समझ में आ रही? ठीक है। आप यहाँ पे मल्टीपल रॉस बना सकते हैं, जैसे मैंने एक और रॉ बना दी, तो ये हो जाएगी सेकंड रॉ। सेकंड रॉ, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ, सेकंड कॉलम। आउटपुट आप चेक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर 2 रॉज नजर आएंगी और हर रॉ के अंदर 2 कॉलम्स होंगे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि पहली रॉ की हाइट कितनी है, तो क्या बताएंगे आप मुझे? हाँ, मतलब हाफ ऑफ टेबल हाइट 350 पिक्सल्स। तो बेसिकली ये ऑटोमेटिकली खुद ही एडजस्ट कर रहा है ब्राउजर, जो भी हम वैल्यूज दे रहे हैं। हमने यहाँ टीआर की हाइट भी नहीं बताई, ना विड्थ बताई है, ना टीडी की बताई है, ये खुद ही एडजस्ट कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही? आप अगर यहाँ पे एक और रॉ बना दें तो अब कितनी रॉज हो गई इसमें? 3 रॉज हो गए ना, सही। तो जो आउटपुट चेक करेंगे हम तो उसमें हमें 3 रॉज नजर आएंगे, और कॉलम कितने नजर आएंगे? 6 कॉलम कहाँ से आ गए? कॉलम तो 2 ही है। तो ये चीज अच्छी तरह ध्यान में रखें कि जो टीआर है, जैसे ये 3 टीआर है ना, तो पहली रॉ की पहली टीडी और दूसरी रॉ की पहली टीडी और तीसरी रॉ की पहली टीडी मिलकर बना रहे पहला कॉलम, ठीक है। इसी तरीके से पहली रॉ की दूसरी टीडी और दूसरी रॉ की दूसरी टीडी और तीसरी रॉ की दूसरी टीडी मिलकर बना रहे दूसरा कॉलम। यानी ये वाली टीडी, ये वाली टीडी और ये वाली टीडी, ये पहला कॉलम बना रहे हैं, और ये और ये दूसरा कॉलम बना रहे हैं, सही है। तो कॉलम का कोई टैग नहीं है यहाँ पर, बल्कि हर रॉ की जो टीडी की लोकेशन है, पोजीशन है, उसकी बेसिस पे वो किसी कॉलम के अंदर एडजस्ट हो रही है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि एक टीआर का कॉलम है तो एक टीसी का कॉलम बना दे जिससे हमें कॉलम्स का पता चल जाए कि कितने कॉलम बने। अच्छा, फिर ये कि अभी हमने ना किसी रॉ की हाइट डिफाइन करी है ना विड्थ डिफाइन करी है, तो मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ। मैं अगर पहली रॉ के अंदर जाके इस तरह लिख दूँ हाइट
और वो मैंने लिख दिया 100 पिक्सल, तो पहली रॉ की हाइट हो जाएगी 100 पिक्सल। ठीक है, तो पहली की 100 हो गई, तो दूसरी और तीसरी की क्या बची? टोटल 700 थी, 700 माइनस 600 डिवाइडेड बाय 2, 300 हो गई। ये मेरी बात समझ में आ रही? प्लस माइनस की बातें कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स वो इल्म है जो दुनिया से उठा लिया गया है, अगर समझ में ना आए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सही है। असल चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि आप हाइट रीडिफाइन कर सकते हैं किसके साथ, किया के साथ। फिर ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अब आराम से विजुअल स्टूडियो और बहुत सारे टूल में आप डिज़ाइन व्यू पे भी कर सकते हैं, तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये ताकि आपको पता चले ये चीज़ें, आप इसको प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। अच्छा है ये चीज़ें पता हो, वैसे हम ये सारा ऑटोमेटिक भी कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिक करने में बाज़ औक़ात फंस जाता है डेवलपर, तो पता होना चाहिए कि पीछे चल क्या रहा है। सही है, तो जनाब ये हाइट हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी। अच्छा, हाइट अगर मैं यहाँ डिफाइन कर दूँ थर्ड रॉ में, तो इधर भी आ जाएगी। सही है, तो अब मिडिल रॉ जो है वो रिमेनिंग हाइट बच गई 500। सही है, अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर भी हाइट 100 डिफाइन कर दूँ तो अब क्या होगा? हाँ, अब देखें, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू HTML। HTML में जो है ना, वो कोई इसकी कोई ग्रामर नहीं है, इसका कोई कंपाइलर वगैरह नहीं होता, कंपाइल नहीं होती। जिस चीज़ की ग्रामर नहीं होती ना, उसको हम कहते हैं कि ये जो दिल चाहे कर सकता है। तो HTML की क्योंकि कोई ग्रामर नहीं है, तो ब्राउजर की मर्जी है जो दिल चाहे करे। HTML में ना कंपाइल टाइम और एरर होता है, ना रन टाइम एरर होता है, इसमें सिर्फ लॉजिकल एरर होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि टेबल की टोटल हाइट है 700, लेकिन उसमें जो 3 रॉज हैं उनकी टोटल हाइट 300 बन रही है। सही, ये कुछ ऐसा हो गया है कि आपने 3 ईंटों से 10 फीट की दीवार बना दी है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आपने ऐसा कर दिया। तो लिहाजा ब्राउजर जो है ना वो एरर थ्रो करेगा, लेकिन वो एरर थ्रो भी नहीं कर सकता क्योंकि इसमें एरर थ्रो करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो फिर वो जो दिल चाहे कर सकता है, और उसने ये कर दिया। बात समझ में आ रही? क्या करा उसने जो उसको समझ में आया ना कि लास्ट जो चीज सही चल रही थी वही दिखा दी उसने, सारा वो नल एंड वाइट कर दिया आपका। ये लॉजिकल एरर होती है, और इसको ढूंढना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपको कोई इंडिकेशन नहीं मिलती कि ये क्यों आ रहा है। अभी तो हमने कोड लिखा हुआ है तो इसलिए हमें पता है, लेकिन ऐसा कोई पेज मेरे सामने को लेकर आ जाए, बोले सर ये क्यों एरर आ रहा है, तो उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए HTML वगैरह जो है, इनमें थोड़ा एहतियात से लिखना होता है अगर हम खुद लिख रहे हैं तो, और इसीलिए लोग ऑटोमेटिक कोडिंग से बचते भी हैं कि इस तरह के इश्यूज बहुत होते हैं उनमें। तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यहाँ पे ये है कि या तो आप किसी एक आध की हाइट डिफाइन ना करें या स्टैरिक कर दें। स्टैरिक का मतलब होता है रिमेनिंग। रिमेनिंग आगे भी भाई समझ में आ रहा है ना? मैं आराम आराम से शुरू करता हूँ, तेज हो जाता हूँ, फिर शक्लें देख के स्लो हो जाता हूँ। तो जो आपकी शक्लों पे नज़र आएगा और जो आपके अल्फाज से नज़र आएगा वैसे ही मेरा पेस होगा। ठीक है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। कोई चीज़ समझ में ना आए तो पूछ लेना, घबराने शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सैंपल जो है नोटिस को फॉलो कवर करेगा, हमने कब दिए 100% है सर। अब ये जो सैंपल है ये किस सिचुएशन के बारे में? ये जो स्टैरिक की बात कर रहे हैं सर सैंपल। हाँ, ये एक्चुअली स्टैरिक जो है ना, वो यहाँ पर हम, इसका मतलब होता है रिमेनिंग, जो भी रिमेनिंग अवेलेबल हो, जो भी है। आप अगर नहीं भी लिखेंगे तो उसमें रिमेनिंग ही लेना होता है, लेकिन ये कि एटलीस्ट इसको इस तरह लिख देते हैं ना, तो वो कोड देख के समझ में आ जाता है कि ये रिमेनिंग है। ठीक है, नंबर देना ठीक है, सही है। TD टेबल डेटा। अच्छा, एक इसमें और भी ऑप्शन होता है TH के नाम से, टेबल हेडिंग। वो आप पहले रॉ के अंदर TH इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो बोल्ड हो जाता है और सेंटर अलाइन हो जाता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। लेकिन वो नॉर्मली हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई टेबल लाइक स्ट्रक्चर डिस्प्ले कर रहे होते हैं। स्ट्रक्चरिंग जब हम कर रहे हैं तो उसमें ये इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, आप देखें यहाँ पर हमारे पास 3 रॉज हैं और
2 कॉलम्स हैं, सेल अलबत्ता हमारे पास 6 हैं। तो एक और चीज भी देख लीजिएगा कि अगर सपोज मैं यहाँ पे विड्थ डिफाइन कर दूं तो क्या होगा। मैंने कह दिया 20%। अब भाई विड्थ अगर मैं 20% दे देता हूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टीआर की विड्थ होती ही नहीं है। रॉ की विड्थ वही होती है जो टेबल की होती है। सही है। यानी आप ये कह रहे हैं कि मेरे घर में जो है ना वो फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो 1 कमरा है और सेकंड फ्लोर पे जो है ना वो 10 कमरे हैं। तो वैसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो लिहाजा ये चीज़ ब्राउज़र की समझ में नहीं आएगा, वो इसको छोड़ देगा। हाँ, आप ये कर सकते हैं, कॉलम की विड्थ डिफाइन कर दें। ठीक है। अब मसला ये कि ये जो टीडी है ये अकेला कॉलम नहीं बना रहा, बल्कि ये और ये मिल के कॉलम, लिहाजा पूरे कॉलम की विड्थ 20% हो जाएगी। सही है, मेरी बात समझ में आ रही। आप यहां लिखें, आप यहां लिखें या थर्ड वाली में लिखते हैं, बात एक ही है, कॉलम आपका 20% ही होगा। ठीक है। अच्छा, फिर ये कि अब आपने यहां पे अगर हाइट डिफाइन की तो क्या होगा। जैसा आपने कह दिया, हाँ आपने कह दिया जनाब 200 पिक्सल्स। अब टीडी की कोई हाइट वाइट नहीं होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये अप्लाई कर रहा है, पहली टीडी क्या कर रहा है, 200 पिक्सल्स की कर देगा। तो अब उसकी वजह से दूसरी जो टीडी है वो भी 200 पिक्सल की हो जाएगी। अब कंफ्यूजन ये है कि ये अजीबो गरीब हमने काम कर दिया है कि इसको 100 कर दिया, इसको 200 कर दिया, तो वो फिर इसका कॉन्सेप्ट ये है कि पहले ये अप्लाई होता है फिर ये इस पे जाके ओवरराइट कर देते हैं। लेकिन ऐसा आप ना करें तो बेहतर है, टीडी में हाइट वाइट डिफाइन ना करें, टीआर में हाइट रहने दें तो बेहतर है। अच्छा, फिर ये कि अब हम इसके अंदर कुछ चेंजेस मजीद करेंगे। ये आउटपुट आपको नजर आ रहा है जनाब। तो अब मैं एक और कुछ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, अच्छी बात है। अच्छा, अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ कि टीडी के अंदर मैं ना एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करने वाला हूँ, और उस एट्रीब्यूट का नाम होता है कॉल स्पैन, और वो मैंने डिफाइन कर दिया 2। ये जो एट्रीब्यूट होता है ना कॉल स्पैन, ये सिर्फ टीडी के साथ इस्तेमाल होता है, टीआर वगैरह या टेबल के साथ इस्तेमाल नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि इस टीडी को 2 टीडीज की जगह पर आ जाए। जैसे एक्सेल में होता है ना कि हमने 2 सेल को सिलेक्ट किया और मर्ज कर दिया, तो ये वो वाला काम हम करने जा रहे हैं। अब उसके लिए हमने पहली टीडी को ना कह दिया कि ये 2 टीडीज के बराबर है। तो अब अगर ये 2 टीडीज के बराबर है तो पहली टीआर में 3 टीडीज हो गई। तो ब्राउजर को कुछ इस तरह का ऑप्शन नजर आएगा डिस्प्ले करने के लिए। नॉर्मली जब हम इस तरह कॉल स्पैन डिफाइन करते हैं तो एक आध टीडी को डिलीट कर देते हैं, तो आप जो आउटपुट नजर आएगा वो कुछ यूं नजर आएगा, यानी ये हमने मर्ज कर दिया इसको। समझ में आ रही हो। ठीक है, तो ये हमने 2 सेल्स को मर्ज कर दिया बाय यूजिंग कॉल स्पैन एट्रीब्यूट। सही है। क्या हो गया भाई, नींद आ रही है, मैं लोरी सुना रहा हूँ क्या है? ठीक है। ममता है मेरी आवाज में, नहीं बच्चे सो रहे हैं, मैंने कहा शायद अम्मी याद आ रही। हाँ, चलें तो टीडी के अंदर हमारे पास कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट है, उसमें मैंने 2 डिफाइन किया हुआ है, नतीजे में मर्ज हो गया। ये काम मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, लिख दिया कॉल स्पैन 2, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसे ही मर्जिंग हो जाएगी। ठीक है, तो टीडी का जो टैग है उसके अंदर हमारे पास अलाइनमेंट के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। एक टीडी के अंदर आपके पास 9 पोजीशंस अवेलेबल होती हैं जिस पर आप टेक्स्ट को रख सकते हैं। अब वो 9 पोजीशंस कौन कौन सी हैं, देखें ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है 3rd रो 1st कॉलम, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कॉपीराइट
NED यूनिवर्सिटी, तो ये टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ नजर आ जाएगा। अच्छा, आप ये TD में जो ना अलाइनमेंट का मेरे पास एक ऑप्शन होता है, हम कहते हैं अलाइन। ये होती है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ये होती है लेफ्ट राइट एंड सेंटर। जैसे सपोज मैंने राइट कर दिया, ये टेक्स्ट आपका राइट पे चला जाएगा, सेंटर में भी आ सकता था और लेफ्ट पे भी जा सकता था। एक होती है वर्टिकल अलाइनमेंट, ये होती है बॉटम मिडिल एंड टॉप। इसको मैंने कर दिया बॉटम, ये बॉटम पे चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि 3 पोजीशंस ये वाली हैं, 3 मिडिल में हैं और 3 लेफ्ट में हैं। इन 9 पोजीशंस पे मैं कहीं पर भी अपना टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकता हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो हर TD के अंदर आप ये काम कर सकते हैं। फिर आते हैं ऊपर, ये जो आपको फर्स्ट टेक्स्ट नजर आ रहा है, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो जब हमने यहाँ से डिलीट कर दिया तो आउटपुट के ऊपर कुछ भी नहीं होगा, आउटपुट एम्प्टी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर ना कोई लोगो दिखाना चाह रहा हूँ अपनी कंपनी का, कोई भी लोगो हो सकता है। जैसे हम करते हैं कि NED यूनिवर्सिटी का लोगो चोरी कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ से राइट क्लिक किया और सेव इमेज एज, और ये हमने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। बहुत अच्छी सिक्योरिटी है वेबसाइट की। और फिर हमने यहाँ पर जो है ना वो किया, ये अब मुझे ये इमेज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि इस सॉल्यूशन में इसको ऐड करवा लूँगा, ऐड एग्जिस्टिंग आइटम, और ये डाउनलोड में आएगा, नहीं ये डेस्कटॉप पे है, ये रहा। हाँ, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये logo.png हमने यहाँ पे रख लिया। अच्छा, आप क्या करते हैं हम कि इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, या इमेज सोर्स करके आप इसको ऐसे कर लें, तो ये फिर आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। ठीक है, कैसे ले ठीक है, हमने टैग इस्तेमाल किया img इमेज, सोर्स में जो है ना वो इमेज का पाथ देना होता है। तो ये इमेज जो है ना उसी फोल्डर में होनी चाहिए जिस फोल्डर में आपका वेब पेज है। मैंने उसी फोल्डर में रख दी। ठीक है, उसके बाद मैंने ऐसे लिख दिया logo.png। अब ये इस फोल्डर में नहीं होती, ये मिसाल के तौर पर होती सी ड्राइव में, सी के अंदर इमेजेस में, इमेजेस के अंदर रखी होती, तो मैं लिखता c/images/logo.png, यानी पूरा पाथ देना होता है यहाँ कि इमेज कहाँ पड़ी हुई है। अगर ये किसी इंटरनेट लिंक पे पड़ी हुई है तो वो लिंक आपको यहाँ देना होगा। टेक्स्ट का फॉर्मेट कोई भी हो, JPEG हो, PNG हो, कोई सी भी हो। तमाम इमेजेस फॉर्मेट को ये सपोर्ट नहीं करता, मेजॉरिटी को कर देता है। ठीक है, तो अब बेसिकली इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, आप चाहें तो इसमें विड्थ और हाइट के एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं, और विड्थ 230 और हाइट 90 जो है ना बाय डिफॉल्ट इसकी है, लेकिन आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप क्या चाह रहे हैं। ठीक है, मैं इसी टेक्स्ट को अगर रिपीट कर दूं, मेरे पास 2 इमेजेस आ जाएंगे। सही है ना? मैं चाह रहा हूं कि एक जो है ना बिल्कुल राइट साइड पे चली जाए, तो क्या करूंगा फिर? या तो मैं अलाइन, इसके अंदर अलाइन का एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर दूं। मैं कह देता हूं अलाइन इक्वल्स टू राइट, तो ये राइट साइड पे चली जाएगी। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ बीच में कुछ टेक्स्ट लिख दूं। ठीक है, तो दोनों इमेजेस के दरमियान में कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू HTML, तो ये टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये सेंटर में आ जाए, अब क्या करूँ? हाँ, देखिए, टेक्स्ट के ऊपर कोई एट्रीब्यूट में अप्लाई कर नहीं सकता अनलेस कि वो टेक्स्ट किसी टैग में हो। अच्छा, TD पे अगर मैं करूंगा तो वो इमेज भी सेंटर में हो जाएगी जो कि उसके अंदर मौजूद है। मैं सिर्फ टेक्स्ट को सेंटर करना चाह रहा हूँ, उसको किसी टैग में रखना पड़ेगा।
अगर मैं इसको किसी टैग में रखता हूँ, मिसाल के तौर पे div में रख देता हूँ, तो div का मसला ये है कि लाइन ब्रेक कर देती है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। हेडिंग पे भी ऐसे ही हो जाएगा। सेंटर का टैग अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ इस पे, तो ये सेंटर तो हो जाएगा लेकिन लाइन फिर भी ब्रेक होगी। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं असल में आपको टेबल पढ़ाना चाह रहा हूँ। मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि टेबल के अंदर भी टेबल हो सकता है, ठीक है। तो वो आप कैसे बना सकते हैं, उसके लिए आप टीडी के अंदर एक टेबल बना सकते हैं, सही है। अच्छा, अब जो हमें टेबल चाहिए वो इस तरह का चाहिए कि उसमें एक रो हो और 3 कॉलम हो, सही है। तो लिहाजा हम इसमें एक पीआर बनाएंगे और 3 टीडी बना देंगे। पहली टीडी में ये वाली इमेज रख देंगे, दूसरी टीडी में ये टेक्स्ट रख देंगे, तीसरी टीडी में ये वाली इमेज रख देंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो टेबल है ये टीडी के अंदर है और ऐसा पॉसिबल है, लिहाजा आउटपुट अब ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा क्यों आ रहा है भाई, ये तो राइट साइड पे था। एक काम करते हैं, इस टेबल की ना बॉर्डर लगाते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या मसला है। असल में क्योंकि इसकी हमने कोई विड्थ और हाइट डिफाइन नहीं करी है, तो जितना इसके अंदर टेक्स्ट है उतनी उसने जगह ली हुई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसकी विड्थ डिफाइन कर देते हैं। हम कह देते हैं इसकी विड्थ जनाब है 100%, टेबल की विड्थ हो जाएगी 100%, सही है। फिर हम करेंगे ये कि इसका बॉर्डर कर देंगे 0, या एट्रीब्यूट ही हटा देंगे तो बॉर्डर गायब हो जाएगी, ठीक है। और फिर आप चाहें तो ये जो टेक्स्ट है आपका, इसके आप ऊपर जो है ना वो अप्लाई करें डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट्स। मिसाल के तौर पे यहाँ पे फॉन्ट का टैग आप इस्तेमाल कर लें और साइज आप डिफाइन करते हैं 7 और कलर आप डिफाइन करते हैं रेड। तो लिहाजा आपको वेलकम टू HTML इस तरह लिखा हुआ नजर आ जाए। बात समझ में आ रही मेरी? टेबल में आके डायरेक्ट हम विड्थ और टेबल में आके जो आपने बॉर्डर किया ना, बॉर्डर हाँ बॉर्डर को हटा के डायरेक्ट विड्थ डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हैं। तो भी टेबल के सेंटर में आएगा ना। हाँ वो तो बॉर्डर हटा दी ताकि बॉर्डर नजर ही ना आए, सही है भाई। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, एक्चुअली हो ये रहा है कि हम ढांचा बना के उसमें गोटियां लगा रहे हैं। अब ये जो इमेज आपको वहां टॉप पे नजर आ रही है, राइट साइड पे नजर आ रही है, वो इसलिए नजर आ रही है कि वहां एक सेल मौजूद है। अगर वहां सेल ना होता तो ये वहां आपको नजर ना आता। अगर मैं ये टेबल हटा लूं तो ये सब एक साथ एक लाइन में नजर आ जाएगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, चलें यहाँ पर एक ब्रेक कर लें, फिर ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी आधे घंटे का हम ब्रेक कर रहे हैं, आधे घंटे बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे।